सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए थे हमारे पास डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन में, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है टोटल सेटलमेंट। अब टोटल सेटलमेंट क्या होता है? टोटल कंप्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल लेयर इज कॉल्ड टोटल सेटलमेंट। सैचुरेटेड सॉइल लेयर में टोटल कंप्रेशन कितनी हुई, दैट इज नोन एज टोटल सेटलमेंट। इट इज डिनोटेड बाई एस। इसको हम सिंपली एस से डिनोट करते हैं। सो एस इज इक्वल टू एस आई प्लस एस सी प्लस एस एस। अब एस आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमीडिएट सेटलमेंट आर सिंपली known as initial settlement. SC is equal to consolidation settlement or primary settlement. SS is equal to secondary settlement. तो वन बाई वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इनिशियल सेटलमेंट। अब इनिशियल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज द इमीडिएट सेटलमेंट ड्यू टू लोड एप्लीकेशन। जो लोड अप्लाई करने के फौरन बाद जो साइल में सेटलमेंट आती है तो डेट इज नोन एज इनिशियल सेटलमेंट। इट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट टू। अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेटलमेंट और सेकेंडरी सेटलमेंट के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे इनिशियल सेटलमेंट बहुत कम होती है। इट अकर्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वाइड्स। अब इनिशियल सेटलमेंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम सॉइल वाइड्स। तो सॉइल वाइड से जो एयर रिमूव हो जाती है तो उसकी वजह से जो सेटलमेंट काज होती है सॉइल में, तो डेट इज नोन एज इनिशियल सेटलमेंट। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंसोलिडेशन सेटलमेंट आर सिंपली नोन एज प्राइमरी सेटलमेंट। इट अकर्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वाइड्स। तो सॉइल वाइड से जो वाटर रिमूव हो जाता है that is known as consolidation settlement or primary settlement. It can be calculated by using below methods. Consolidation settlement based upon coefficient of volume change. In case of volume change में हम consolidation settlement को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? MV H नॉट डेल्टा सिग्मा डैश। MV हो गया coefficient of volume change है, H नॉट होगी थिकनेस और डेल्टा सिग्मा डैश क्या है? चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी प्राइमरी सेटलमेंट इन केस ऑफ चेंज इन वाइड रेशियो, तो तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? SC इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू H नॉट। सो इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स प्राइमरी सेटलमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एस सी इज इक्वल टू सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा डैश नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश नॉट इंटू एच नॉट। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपने सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि पेपर में अगर आने की चांसेस हैं ये फॉर्मूलाज ही हैं, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने के लिए आपको दे नहीं सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट एंड फाइनल इसमें आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेटलमेंट। अब सेकेंडरी सेटलमेंट में क्या होता है कि इट अकर्स ड्यू टू प्लास्टिक री एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स और इट अकर्स ड्यू टू प्लास्टिक री ओरिएंटेशन दैट इज क्रीप एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जब सॉइल से एयर रिमूव हो जाएगी उसको हम इनिशियल सेटलमेंट कहेंगे। फिर जब सॉइल से वाटर भी रिमूव हो जाएगा उसको प्राइमरी सेटलमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद जो री एडजस्टमेंट होगी सॉइल पार्टिकल्स की, उसकी वजह से जो वॉल्यूम रिडक्शन होगा तो डेट इज नोन एज सेकेंडरी सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि इट इज निग्लिजिबल इन केस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स। सैंड और ग्रेवल्स के केस में अगर हम देखेंगे सेकेंडरी सेटलमेंट निग्लिजिबल होती है, बट इट इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ क्लेज, ऑर्गेनिक सॉइल्स एंड सैनिटरी लेवल फील्ड्स। इन केस ऑफ क्लेज, ऑर्गेनिक सॉइल्स और सैनिटरी लेवल फील्ड्स में देखेंगे सेकेंडरी सेटलमेंट काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है। रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है कि सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ सेटलमेंट। कितने टाइम में कितनी सेटलमेंट हुई, दैट इज नोन एज रेट ऑफ सेटलमेंट। अब सेटलमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन एच का स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मूला है फाइंड आउट करना। इसमें हमारे पास जनरली दो ड्रेनेज कंडीशन आती है, तो अलग अलग ड्रेनेज कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला अवेलेबल है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ सेटलमेंट। फॉर सिंगल ड्रेनेज कंडीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी वन अपॉन डी का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर डबल ड्रेनेज कंडीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 4 इंटू सी वी इंटू टी टू अपॉन डी का स्क्वायर। एक्चुअल में हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला ये है, इसमें हमने क्या कर दिया, एच की जगह डी को पुट किया तो हमारे पास फॉर्मूला आया सिंगल ड्रेनेज कंडीशन के लिए ये, और डबल ड्रेनेज के लिए एच हमारे पास जो होता है किसके बराबर होता है? डी बाई टू। तो एच की जगह डी बाई टू वैल्यू पुट की तो हमारे पास फॉर्मूला आया ये 4 सी वी टी टू अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये टी क्या है? टी टाइम फैक्टर है और एच है हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ। अगर हमने यहाँ से टी वन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? टी वन इज इक्वल टू टी इंटू डी का स्क्वायर अपॉन सी वी। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से टी टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हो जाएगा टी इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 4 सी वी। टी डी का स्क्वायर अपॉन सी वी हमारे पास किसके बराबर है? टी डी का स्क्वायर अपॉन सी वी हमारे पास है टी वन के बराबर। तो ये टी वन हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा टी टू का वो हो जाएगा टी वन अपॉन 4। अब टी वन और टी टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज कंडीशन में कितना टाइम लगेगा सॉइल को सेटलमेंट होने में, और सिमिलरली कि T2 इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज कंडीशन में कितना टाइम लगेगा सॉइल को सेटल होने में। अब हमारे पास T1 निकला टी डी का स्क्वायर अपॉन सी वी, और T2 हमारे पास यहाँ से निकला T1 अपॉन 4। इट मीन्स दैट सेटलमेंट इन डबल ड्रेनेज कंडीशन इज 4 टाइम्स फास्टर देन द सिंगल ड्रेनेज कंडीशन। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हीविंग। हीविंग का मतलब क्या होता है? हीविंग मीन्स अपवर्ड मोमेंट ऑफ सॉइल, दैट इज नोन एज हीविंग। तो हीविंग जनरली किसकी वजह से होती है? इट अकर्स जनरली ड्यू टू रिडक्शन इन कन्फाइनिंग प्रेशर और इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। अगर हमारे पास कन्फाइनिंग प्रेशर में रिडक्शन होगी तब भी हीविंग अकर होती है सॉइल में, या फिर वाटर कंटेंट में इंक्रीमेंट होगी तो तब भी हीविंग अकर होती है सॉइल में। मोस्ट कॉमनली इन एरिड रीजन्स। अब हीविंग जो है जनरली एरिड रीजन में हो, तो एरिड रीजन हम उन रीजन को कहते हैं जहां पे क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट आर नोन एज एरिड रीजन्स। अब एरिड रीजन में क्या होता है कि सॉइल हमारे पास ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से उसमें श्रिंकेज आ जाती है। सॉइल हमारी श्रिंकेज स्टेट में होगी तो सडन जब उसमें वाटर ऐड होगा उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें एक्सपेंशन आ जाएगी, तो दैट एक्सपेंशन विल काज द हीविंग इन द सॉइल। अपवर्ड मोमेंट ऑफ सॉइल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड आइस, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट ह्यू। जब अंडरग्राउंड में आइस अकर होगी तो वैसे जो अपवर्ड मोमेंट ऑफ सॉइल होगी तो दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट ह्यू। इन केस ऑफ फ्रीजिंग, पोर वाटर एक्सपेंड्स अबाउट 9% इन वॉल्यूम एंड सॉइल एक्सपेंड्स अबाउट 4% इन वॉल्यूम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीजिंग के केस में क्या होता है कि जो पोर वाटर है वो 9% इन वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और सॉइल जो है अबाउट 4% इन वॉल्यूम एक्सपेंड होती है। जो हमारे पास ये हीविंग प्रॉब्लम है जनरली किस केसेस में आती है? इट जनरली अकर्स इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स लाइक स्मॉल बिल्डिंग्स, रोड, पेवमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डेड वेट उतना नहीं होता है, उन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हीविंग प्रॉब्लम्स अकर होती है। अब जिन स्ट्रक्चर्स का डेड वेट काफी ज्यादा हो उनमें हीविंग के चांसेस हो ही नहीं सकते क्योंकि सॉइल उनको अपलिफ्ट नहीं कर सकेगी। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जनरली अकर्स इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैविंग स्मॉल डेड वेट। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रीप। अब क्रीप क्या होता है? स्लो एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग, दैट इज नोन एज क्रीप। तो जो भी सस्टेन लोडिंग की वजह से डिफॉर्मेशन आती है दैट इज नोन एज क्रीप। इन केस ऑफ स्लोपी एरिया, इफ द शेयर स्ट्रेस ऑफ क्ले एक्सीड्स 70% देन क्रीप अकर्स। अगर हम देखेंगे स्लोपी एरिया के केस में अगर हमारे पास शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है 70% उसकी शेयर स्ट्रेंथ से एक्सीड हो जाएगी तो तब हमारे पास क्या होगा? उसमें क्रीप अकर होगी। बट इन सम क्ले इट अकर्स इफ इट एक्सीड्स 50%। कुछ साइज हमारे पास ऐसी भी होती है अगर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है 50% से ज्यादा एक्सीड हो जाएगी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ डेड सॉइल, तो उस केस में भी हमारे पास क्रीप अकर हो जाता है। अब क्रीप हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, कंटिन्यूअस क्रीप और सीजनल क्रीप। अब कंटिन्यूअस क्रीप एक ऐसी टाइप ऑफ क्रीप है विच अकर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अकर होता रहता है तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस क्रीप। अब सीजनल क्रीप क्या होता है कि इट अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वेरिएशन इन द क्ले। तो जो भी टेम्परेचर और मॉइस्चर वेरिएशंस क्ले में होती हैं उसकी वजह से जो क्रीप उसमें अकर होता है तो दैट इज नोन एज सीजनल क्रीप। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। अनडिस्टर्ब सॉइल में कंसोलिडेशन कैसे कैसे अकर होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सॉइल डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्री कंसोलिडेटेड सॉइल जिसको हम और कंसोलिडेटेड सॉइल भी कहते हैं या प्री कंप्रेस्ड सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और थर्ड हमारे पास अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्री कंसोलिडेटेड सॉइल या और कंसोलिडेटेड सॉइल और प्री कंप्रेस्ड सॉइल। तो एज द नेम सुजेस्ट, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि प्री कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कंसोलिडेशन पहले ही अकर हो चुकी है, तो दैट इज नोन एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। इनमें जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो उनके प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर से भी ज्यादा लगाया जाता है। सो अगर हमने प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में फाइनल सेटलमेंट को फाइंड आउट करना होगा तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द सेटलमेंट इन केस ऑफ प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CR/1 + E0 H log 10 सिग्मा डैश नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश नॉट। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ सॉइल विच इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर लेस देन द प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ सॉइल होती है जिसमें जो बाहर से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो लेस देन होता है प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर से। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, बट द सॉइल इज कंप्लीटली कंसोलिडेटेड ड्यू टू एग्जिस्टिंग प्रेशर। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो सॉइल है वो कंप्लीटली कंसोलिडेटेड होगी होती है जो उसमें एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर है। इस केस में अगर हमने फाइनल सेटलमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? SF = CC/1 + E0 H log 10 सिग्मा डैश नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश नॉट। सिर्फ दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे CR की वैल्यू हमने पुट करनी और यहाँ पे CC की वैल्यू हमने पुट कर। CC कंप्रेशन इंडेक्स हमने कल डिस्कस कर लिया था और CR होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ये आपको मैं आगे बता दूंगा। सो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है कि इट इज नॉट फुली कंसोलिडेटेड ड्यू टू प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। जो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल है ये फुली कंसोलिडेट नहीं हुई होती है ड्यू टू प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। बर्डन प्रेशर है वो कम होता है, वो उसमें कंसोलिडेशन काज नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से इसमें फुल कंसोलिडेशन अकर नहीं हुई होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। नेक्स्ट इसमें जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवर कंसोलिडेशन रेशियो। आवर कंसोलिडेशन रेशियो को हम सिंपली OCR से डिनोट करते हैं। OCR किसके बराबर होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर अपॉन प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर।
तो इन दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, आवर कंसोलिडेटेड रेशो कहते हैं। अगर हमारे पास OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब हमारे पास सॉइल जो होगी आवर कंसोलिडेटेड क्ले होगी। अगर हमारे पास OCR की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी हमारे पास सॉइल जो होगी वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होगी। अगर OCR की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हमारे पास होगी अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन इंडेक्स। एक्सपेंशन इंडेक्स को हम CE से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा E मतलब चेंज इन वाइड रेशो अपॉन लॉग 10 सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश। तो ये हमारे पास है एक्सपेंशन इंडेक्स का रिलेशन। इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कंप्रेशन इंडेक्स। अब कंप्रेशन इंडेक्स जिसको हम CC से डिनोट करते हैं, तो एक्सपेंशन इंडेक्स हमेशा कंप्रेशन इंडेक्स से छोटा ही होता है। इसमें आ रहा है रिकम्प्रेशन इंडेक्स, जो अभी आपको मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था, जो इस फॉर्मूले में वैल्यू यूज होती थी CR की। रिकम्प्रेशन इंडेक्स को ही हम CR से डिनोट करते हैं। तो CR इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E अपॉन लॉग 10 सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश। तो ये हमारे पास रिलेशन है रिकम्प्रेशन इंडेक्स का। इट्स वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 1/10 से लेकर 1/5 ऑफ CC। तो 1/10 से लेकर 1/5 ऑफ CC की जो वैल्यू आएगी वो रिकम्प्रेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं तरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का रिलेशन क्या है, चेंज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। म्यू हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होता है और टी हो गया हमारे पास टाइम, कि हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास इससे बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू चेंज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ सॉइल। दिस इज द रिलेशन ऑफ Terzaghi's theory of one-dimensional consolidation. This relation is similar to Fick's law of thermal diffusion, which is used to analyze the flow of heat through a material. ये जो लॉ है, जो ये रिलेशन है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिमिलर है फिक्स लॉ ऑफ थर्मल डिफ्यूजन। ये फिक्स लॉ एक्चुअली जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक लॉ है जिसको किस लिए यूज किया जाता है, टू एनालाइज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका जो फाइनल रिलेशन आता है Terzaghi's theory of one dimensional consolidation का, वो आता है हमारे पास K इंटू 1 प्लस E नॉट अपॉन AV इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब AV हमारे पास क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हो गया इनिशियल वाइड रेशो, और K हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो ये इसका फाइनल रिलेशन है Terzaghi's theory of one dimensional consolidation। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल फॉर कंसोलिडेशन टेस्ट। जो कंसोलिडेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, इट शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2720 पार्ट 15 1986। तो एज पर दिस कोड जो हम डायर सैंपल है वो कितना रख सकते हैं, 50 mm, 70 mm और 100 mm। वी कैन सिंपली से डेट 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ सैंपल कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 mm होनी चाहिए। तो डायमीटर टू थिकनेस रेशो कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे कहता है द पोरस स्टोन्स, जो हम पोरस स्टोन्स यूज करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट में, टॉप से भी हम पोरस स्टोन रखते हैं और बॉटम से भी पोरस स्टोन रखते हैं, ये हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। उनको यूज करने से पहले दे शुड either saturate them in distilled water for 15 minutes by boiling or submerge them for 4 to 8 hours। तो उनको यूज करने से पहले उनको हमें डिस्टिल्ड वाटर में 15 मिनट्स तक बॉयल करना है, या तो फिर उनको क्या करना है, सबमर्ज करना है 4 से 8 घंटे के लिए यूज करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास, इफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर इज मोर देन द कंसोलिडेशन विल आल्सो बी मोर ड्यू टू सेल्फ ओवरबर्डन प्रेशर। नहीं, हमारे पास ज्यादा थिकनेस ऑफ क्ले लेयर होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या कंसोलिडेशन अकर होगा, ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से उसमें कंसोलिडेशन होती जाएगी। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 4 यह कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी एंड कंसोलिडेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की उतनी उसमें ज्यादा कंसोलिडेशन अकर होगी, तो जितनी कम इसमें वैल्यू होगी तो उतनी कम कंसोलिडेशन अकर होगी। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी आपस में प्रोपोर्शनली है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 हमारे पास कहता है इन केस ऑफ ओपन एक्सकवेशंस सेटलमेंट ऑफ सॉइल में अकर ट्वाइस इट्स डेप्थ। तो ओपन एक्सकवेशन के केस में जितना हमने एक्सकवेट किया उसकी डबल डेप्थ से सेटलमेंट हो सकती है ओपन एक्सकवेशन के केस में सॉइल में। पॉइंट नंबर 7 कहता है यहाँ पे कंटिन्यूअस सॉइल डिफॉर्मेशंस इन हाईली प्लास्टिक सॉइल्स सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट शीयरिंग स्ट्रेसेस इज नोन एज प्लास्टिक फ्लो। जो कंटिन्यूअस सॉइल डिफॉर्मेशन आती है हाईली प्लास्टिक सॉइल के केस में, जब उस पर क्या होगा, कांस्टेंट शीयरिंग स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, तो उस चीज को हम प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास जाता है यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज अ फैक्टर ऑफ टीवी। अब टीवी हमारे पास क्या था, टाइम फैक्टर था। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वैल्यू जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करती है। जितनी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा होगी उतनी हमारे पास टीवी की वैल्यू बढ़ती जाती है, हमने
जो फर्स्ट लेक्चर मैंने इसका अपलोड किया था कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन का, वहाँ पे मैंने ये डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसका फैक्टर होता है? टीवी का फैक्टर होता है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो रिमेनिंग पार्ट था कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन का, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ